हेलो फ्रेंड्स, हमने लास्ट लेक्चर में जो फर्स्ट एप्लीकेशन रिलेटेड टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसमें हमने टेंजेंट का स्लोप, उसके ऊपर से नॉर्मल का स्लोप, इम्पोर्टेंटली पहले हमने जो टेंजेंट का मेन जो स्लोप निकाला है उसका हमने फाइंडिंग एप्लीकेशन डेरिवेटिव का करके जो सीखा है, उससे ही हमने पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कनेक्टेड पार्ट भी देखा। तो जो कंसेप्ट के हम बातें कर रहे हैं, फर्स्ट कंसेप्ट, that is the finding of the slope of the tangent that we have completed। लेकिन स्टूडेंट उसके लिए बेसिक आपको जो नॉलेज होना चाहिए, जिसमें मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपसे डिस्कशन में रखा था कि ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन के अंदर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो पार्ट था, उससे थोड़ा ना कहाँ बेसिक नॉलेज के तौर पे आपको रूबरू होना पड़ेगा। और इसी वजह से मैंने पूरा वो पार्ट आपके सामने डिस्कस किया और फिर हमने एप्लीकेशन के ऊपर फोकस करके उसका पूरा एक्सरसाइज भी कंप्लीट किया है। अब स्टूडेंट्स, चैप्टर में जो दूसरा कंसेप्ट है जो है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन एंड मैक्सिमा एंड मिनिमा, ये दोनों जो एप्लीकेशन को हमको सीखना है, उसके लिए हमें कमर्शियल इकोनॉमिकल कंसेप्ट्स, जो अलग अलग बेसिक बातें हैं, उसको सीखना पड़ेगा। जैसे कॉमर्शियल ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को हमने बेस बना के फिर ये ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन का जो है स्लोप ऑफ टेंजेंट का हमने बात डिस्कस किया है। उसी तरह से ये इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन है या मैक्सिमा मिनिमा, ये दो टाइप की जो एप्लीकेशन की हम जब बात करेंगे तो उसको करने से पहले हमें कमर्शियल एंड इकोनॉमिक टर्म्स को ध्यान में लेना पड़ेगा, क्योंकि उसके बेसिस पे वो कंसेप्ट्स हमें करने हैं। सो यू शुड नो फर्स्ट ऑल दोज बेसिक कंसेप्ट्स। सो मैंने ऊपर लिखा था कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव इन कॉमर्स, मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स जो भी है, वो करने के लिए आपके पास उसके रिलेटेड जो टर्म्स है उसकी जानकारी, उसका नॉलेज होना चाहिए। नो डाउट we will first discuss those basic part, that is, we call it as standard functions under commerce, economics and management। स्टूडेंट्स, एप्लीकेशन की बात मैं बाद में करूंगा, पहले ये बेस आपका प्रॉपरली आपके दिमाग में बैठना चाहिए। तो आप जब एप्लीकेशन के कंसेप्ट को सॉल्व करने के लिए आगे बढ़ेंगे तब ये सब आपको काम में आएगा। सो give heading standard functions, that is basic functions related to commerce, economics, management, and very importantly, very first one, we are talking about total cost function। total cost function जिसको हम कैपिटल सी से डिनोट करते हैं, क्योंकि स्टूडेंट सीधी बात है, जब हम डेरिवेटिव की चर्चा करते हैं तो डेरिवेटिव कभी भी निकलता है तो उसके फंक्शन का निकलता है। तो फंक्शन हमको बराबर से समझना है, फंक्शन किस तरह से डिराइव हुआ है, किसके आधार पे उसको हमने उसको डिराइव किया है, व्हाट इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन दैट, व्हाट इज द डिपेंडेंट वेरिएबल इन दैट एसोसिएटेड। तो ये सब बातें को अलग अलग प्रैक्टिकल, जो रियलिटी में जो फंक्शन है, मैथमेटिकली हम फंक्शन फंक्शन बोलते हैं, बट दैट फंक्शन में बी डिफरेंटली
डिराइव्ड इन डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस। जैसे कि कमर्शियल एंगल से हम बातें करेंगे तो ये सब मैं जो अभी आपके सामने पेश कर रहा हूँ वो टाइप के फंक्शंस आएंगे। साइंस के बेसिस पे बातें करेंगे तो उसके अंदर भी फंक्शंस एक दूसरे हिसाब से डिराइव किए जाते हैं। दैट दोज साइंस साइंटिफिकली जो बेसिक पे बेसिस पे जो फंक्शंस है उसको हमें नहीं समझना है, हमें नहीं कंसिडर करना है, बिकॉज वी आर अंडर कॉमर्स। कॉमर्स के फील्ड में जो कॉमर्स के रिलेटेड जो फंक्शन उसको हमें कंसिडर करना है, और उसके अंदर मैथमेटिकल अप्रोच जो एप्लीकेशन है डेरिवेटिव का वो कैसे लागू होना है वो कंसेप्ट के अंदर हम देखेंगे। सो वेरी फर्स्ट, टोटल कॉस्ट फंक्शन टेक डाउन टू प्रोड्यूस x नंबर ऑफ प्रोडक्ट। देखो भाई, कॉस्ट का कंसेप्ट कभी लागू होता है जब भी हम कुछ प्रोडक्शन करते हैं, है ना। भाई मैन्युफैक्चरर है, प्रोड्यूसर हैं, फैक्ट्री चला रहे हैं, फैक्ट्री में प्रोडक्शन करते हैं, तो उसको जो भी उसने प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया है उसका उसको एक कॉस्ट लगता है, खर्चा लगता है। तो वो जितना भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगा, 500 यूनिट प्रोड्यूस करे या 1000 यूनिट प्रोड्यूस करे या लैक्स ऑफ यूनिट प्रोड्यूस करे, वो हमें क्वांटिटी की अभी बातें नहीं करनी। तो हमने जनरली इसको लेके रखा है प्रोड्यूस एक्स नंबर ऑफ यूनिट और प्रोडक्ट। ये एक्स नंबर मतलब ये क्वांटिटी हो गई। So to produce X number of products, we incur certain cost. You can say expense. कुछ खर्चा हमने किया है उसके मटेरियल के लिए, लेबर को हमने उसको पैसा दिया, उसके उसको वेजेस दिया, फिर मशीन हमने खरीदा, मशीन का मेंटेनेंस का कॉस्ट है उस पर, और अलग अलग जो फैक्ट्री चल रही है इसमें जो भाड़े पे चल रही है, तो कॉस्ट मतलब बहुत बड़ी बात हो जाती है। छोटी छोटी बातें इंक्लूड करने बैठेंगे तो कॉस्ट का अपने को बाइफरकेशन जो है वो मिल सकता है, बट इन जनरल टोटल कॉस्ट बोल दिया तो ये सब छोटी छोटी खर्चे को, छोटे छोटे कॉस्ट को हमें ऐड करके टोटल कॉस्ट ढूंढना है। तो टोटल कॉस्ट का एक फंक्शन होता है, और टोटल कॉस्ट जो है, अब ये मेन बात ये समझना है कि टोटल कॉस्ट फंक्शन किस पे डिपेंड करता है। तो कॉस्ट किस पे डिपेंड करेगा, तो क्या नंबर ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस। आज समझ लीजिए मैंने 5 प्रोडक्ट प्रोड्यूस किए हैं, तो 5 प्रोडक्ट का प्रोडक्शन का कॉस्ट कुछ तो होएगा। आज समझ लीजिए मैं कल को 500 प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने के लिए सोचता हूँ, तो 500 प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने के पीछे का जो कॉस्ट होगा वो 5 प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने के कॉस्ट से ज्यादा होगा। तो चेंज हो गया। एंड चेंज की बात जब हम करेंगे ना, तो चेंज मतलब है डेरिवेटिव। डेरिवेटिव के कंसेप्ट को तो रिलेट करूंगा ही करूंगा क्योंकि एप्लीकेशन में आना है। तो ध्यान रखना, टोटल कॉस्ट जो है वो बदलता है। इस वजह से बदलता है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट आप जो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो जो बदलेगा तो टोटल कॉस्ट भी बदलेगा। कल को मैं 1000 प्रोडक्ट प्रोड्यूस करूँ, 2000 प्रोडक्ट प्रोड्यूस करूँ, तो सभी के लिए टोटल कॉस्ट तो क्या हो जाना चाहिए, चेंज होना ही चाहिए। जिस हिसाब से मैं इंक्रीज कर रहा हूँ क्वांटिटी को प्रोडक्शन के लिए, तो मेरा कॉस्ट, टोटल कॉस्ट भी चेंज होना ही होना है। और उसी तरह से जो क्वांटिटी में रिड्यूस करता हूँ तो मेरा टोटल कॉस्ट कम होते जाना है। तो अल्टीमेटली मैं क्वांटिटी को इंक्रीज करूँ प्रोडक्शन के लिए या क्वांटिटी को डिक्रीज करूँ प्रोडक्शन के लिए, माय टोटल कॉस्ट इज गोइंग टू बी चेंज। और ये चेंज जो हम बातें कर रहे हैं कभी से, चेंज का मतलब हो रहा है डेरिवेटिव, डिफरेंशिएशन, चेंज इन वन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू अदर वेरिएबल। ये स्टेटमेंट आपने बार बार सुना है। तो चेंज इन वन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल, तो हियर दैट स्टेटमेंट हम जो लागू करते हैं, तो यहाँ स्टेटमेंट क्या लागू होना चाहिए, चेंज इन टोटल कॉस्ट विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन क्वांटिटी प्रोड्यूस। नंबर ऑफ प्रोडक्ट बोलो तो उसको लिए मैं बोल सकता हूँ क्वांटिटी प्रोड्यूस, क्वांटिटी प्रोड्यूस। जितनी क्वांटिटी, क्वांटिटी बोलो, कभी कभी हम नंबर ऑफ यूनिट्स बोलते हैं, अलग अलग शब्द का इस्तेमाल करते हैं, आइटम्स बोलते हैं।
सो तो ये जो है वी इनकर सर्टेन कॉस्ट, ये सबको पता है, एंड हेंस वी कैन से कि ये जो कॉस्ट है वो क्वांटिटी के हिसाब से चेंज होते रहता है। तो कंटिन्यू करिए। विच इज टोटल कॉस्ट फॉर एक्स नंबर ऑफ यूनिट, therefore total cost function is expressed in terms of total quantity produced, total quantity produced. Hence we can mathematically write as total cost C is a function of x, is a function of x. तो कि टोटल कॉस्ट ढूंढना है तो किसके ऊपर आधार रखना पड़ेगा हमें, उसकी क्वांटिटी का प्रोडक्शन कितना कर रहे हैं उस पर हम आधार रखेंगे। जैसे मैंने बात कर ली आपसे कि 5 प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया है तो कुछ कॉस्ट होगा, 10 प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया तो कुछ कॉस्ट होगा, 1000 प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया तो कुछ कॉस्ट होगा। मतलब कॉस्ट, टोटल कॉस्ट उसकी क्वांटिटी के प्रोडक्शन के आधार पे चेंज होते रहता है। मतलब यहाँ मैं एक सीधे शब्द में बात करूं, एक्स जो है उसका क्या मतलब समझना है आपको, क्वांटिटी प्रोड्यूस, और जो क्वांटिटी प्रोड्यूस है उसको हम अब डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के तौर पे बात करें तो कि टोटल कॉस्ट, ये जो सी है वो है डिपेंडेंट वेरिएबल, और ये जो एक्स है ये जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो सिर्फ टोटल कॉस्ट क्वांटिटी प्रोड्यूस पे डिपेंड करता है। लॉजिकली सोच के लेने का है, इसमें अपने को बहुत प्रैक्टिकल बातें देखनी है, और उसी वजह से ये जो चैप्टर है वो बहुत ही आपको लॉजिकली इंटरेस्टिंग लगना चाहिए, बिकॉज ऑल दिस थिंग्स वी आर डिस्कसिंग इज वेरी मच प्रैक्टिकली कनेक्टेड टू द कंसेप्ट, और आप भी उस लॉजिक से समझ के करेंगे तो आपको भी बहुत ही आसान लगेगा। जैसे आगे मैंने बता दिया ना, वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट को मैंने पहले आपको सामने बेसिकली आपको एक्सप्लेन करके ले लिया, फिर अपन को क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सब समझा हुआ है आपने, और समझ के आप करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपको इजी और आसान लगना ही लगना है। तो ये कोई भी चीज हो, कोई भी कंसेप्ट के हिसाब से जब आप उसका अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हो तो उसको आप परफेक्टली कर सकते हो। चलिए, तो ये हो गया टोटल कॉस्ट फंक्शन। टोटल कॉस्ट फंक्शन को डिस्क्राइब किया है, इस तरह से आपको टोटल कॉस्ट फंक्शन मैथमेटिकली दे सकते हैं। चलिए, सेकंड में आता हूँ कॉस्ट के ऊपर ही, लेकिन अब हम बोल देंगे एवरेज कॉस्ट। टोटल कॉस्ट में से एवरेज कॉस्ट निकलता है, इसको हम एसी बोलते हैं, एवरेज कॉस्ट। टोटल कॉस्ट का एवरेज कॉस्ट करना है, तो क्या एवरेज कॉस्ट मतलब क्या, कॉस्ट पर यूनिट। लिखिए, व्हेन वी फाइंड कॉस्ट पर यूनिट by dividing total cost by number of product produced, या आप सीधे शब्द में बोलो क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड या मैन्युफैक्चर्ड, वी गेट एवरेज कॉस्ट।
एवरेज कॉस्ट कैसे मिलता है? एवरेज कॉस्ट कैसे मिलता है? देयरफॉर एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट को डिवाइड बाय क्वांटिटी प्रोड्यूस। सी मतलब क्या है? टोटल कॉस्ट। एक्स मतलब क्या है? क्वांटिटी, बट नाउ वी शुड से क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड, क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड। तो सी डिवाइडेड बाय एक्स करके ले लेंगे, इसका मतलब हो गया आपका कॉस्ट पर यूनिट आपको मिल रहा है, एंड कॉस्ट पर यूनिट का ही मतलब होता है एवरेज कॉस्ट। क्या मतलब होता है? एवरेज कॉस्ट। और ये आप ध्यान रख लेना, एवरेज कॉस्ट कॉस्ट फंक्शन में से ही मिलना है, क्योंकि कॉस्ट को डिवाइड करना है हमको एक्स से। यस और नो? तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट एवरेज कॉस्ट सेकेंडली जो हमने फाइंड आउट किया है कनेक्टेड टू द टोटल कॉस्ट। सिमिलरली इसी के बाद ही कॉस्ट के ऊपर ही हम नेक्स्ट टर्म को देखते हैं, मार्जिनल कॉस्ट। इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं एमसी, मार्जिनल कॉस्ट। और मार्जिनल का मतलब होता है एडिशनल। मार्जिनल मीन्स इट इज एडिशनल। एडिशनल कॉस्ट हम अप्लाई करते हैं जब हमको कुछ एडिशनल क्वांटिटी प्रोड्यूस करनी पड़ती है। सो दिस इज एडिशनल कॉस्ट टू प्रोड्यूस an extra, or you may use the word additional also, an extra quantity। तो कि जो हमने क्वांटिटी बनाने के लिए सोचा है, समझो हमने 100 प्रोडक्ट सोचा है बनाने के लिए, 100 यूनिट्स हमने बनाने के लिए सोचा है। अब ऐसा लग रहा है कि नहीं, 2-4 यूनिट हमको ज्यादा बनाना पड़ेगा, प्लस 2 यूनिट्स मोर वी हैव टू प्रोड्यूस। देन आफ्टर इफ वी रियलाइज कि नहीं चलो 5-6 गुड्स या 2 यूनिट ज्यादा बनाने पड़ेगा, तो हम ये 100 का तो बनाने के लिए कॉस्ट लागू कर चुके हैं, लेकिन एडिशनली मुझे 2 यूनिट का भी एक्स्ट्रा प्रोडक्शन बाद में नक्की करके लिया कि बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए मुझे 2 यूनिट के लिए जो भी एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा कॉस्ट मुझे लगेगा, दैट इज व्हाट द मार्जिनलिटी, दैट इज द मार्जिनल कॉस्ट। तो ये 2 यूनिट का जो है कॉस्ट उसमें जुड़ना है, एडिशनल एक्स्ट्रा उसका हमको खर्चा करना पड़ेगा। एंड जब भी मार्जिनल वर्ड आता है, फॉर फाइंडिंग, इंपॉर्टेंट बात है, फॉर फाइंडिंग marginal cost function, we have to find derivative of total cost function। क्या फाइंड करना है हमें? उसका डेरिवेटिव फाइंड करना है टोटल कॉस्ट फंक्शन का। अब डेरिवेटिव फाइंड करने का मतलब क्या हो जाएगा? दैट इज डिफरेंशिएटिंग सी। किसको फाइंड, डेरिवेटिव किसका निकालना है? टोटल कॉस्ट फंक्शन का। टोटल कॉस्ट फंक्शन किससे बना है, किस पे डिपेंडेड है? तो क्या एक्स पे डिपेंडेंट है, दैट इज क्वांटिटी प्रोड्यूस। तो वो जो है डिफरेंशिएटिंग करने का जब मौका आएगा, तभी हम सी का डेरिवेटिव लेंगे, डिफरेंशिएटिंग सी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। सी मतलब टोटल कॉस्ट, एक्स मतलब क्वांटिटी प्रोड्यूस। समझ में आ रहा है? सी मतलब टोटल कॉस्ट, एक्स मतलब क्वांटिटी प्रोड्यूस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया कि आप जब भी मार्जिनल फंक्शन निकालोगे, डेरिवेटिव निकालोगे। अच्छा, अभी मेरी बात अभी किस पे मार्जिनल की चल रही है? कॉस्ट पे चल रही है, मार्जिनल कॉस्ट। तो ये शब्द मार्जिनल का जो है वो खाली कॉस्ट को ही लागू होएगा ऐसा नहीं है, आगे चल के हम और भी कंसेप्ट देखेंगे जिसके अंदर मार्जिनल वर्ड यूज किया होता है। जैसे मार्जिनल कॉस्ट है, जैसे आगे चल के आएगा मार्जिनल डिमांड। तो आज आप देख लो, मार्जिनल वर्ड सिर्फ कॉस्ट के पीछे लगेगा ऐसा नहीं है ना, मार्जिनल डिमांड वर्ड भी हम बोलते हैं। तो मार्जिनल डिमांड के टाइम डिमांड का हम डेरिवेटिव निकालेंगे। अब मार्जिनल किसका? अभी फिलहाल हम निकाल रहे हैं कॉस्ट का।
तो कॉस्ट का मार्जिनल ढूंढ रहे हैं, तो कॉस्ट फंक्शन का हमें, टोटल कॉस्ट फंक्शन का हमें डेरिवेटिव लेना है। और कॉस्ट का डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में लेंगे? एक्स के रिस्पेक्ट में लेंगे, क्योंकि कॉस्ट फंक्शन जो एक्सप्रेस किया है वो किसके द्वारा एक्सप्रेस हुआ है? एक्स के द्वारा। वो पहले ही डिफाइन किया, टोटल कॉस्ट इज ऑलवेज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी प्रोड्यूस, दैट इज एक्स। तो बाई डिफरेंशिएट करना है। इसी हिसाब से हम इसको जो प्रॉपरली मैथमेटिकली लिखें, तो मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन जब हमने ढूंढना हो, इन शॉर्ट मैथमेटिकली वी विल हैव डी बाई डी एक्स, दैट इज द डेरिवेटिव ऑफ कॉस्ट। लिखने का ढंग तो यही है ना भाई, डेरिवेटिव के प्रेजेंटेशन को दिखाने के लिए उसके नोटेशन से हमें उसको लिखना तो पड़ेगा। तो डी बाई डी एक्स मीन्स व्हाट? द डेरिवेटिव। डी बाई डी एक्स मतलब दिस इज डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और डिफरेंशिएट किसको कर रहे हैं हम? कॉस्ट को। तो डी बाई डी एक्स ऑफ सी, और somebody may write like this, marginal cost is equal to dc by dx। बाकी ये लिखना थोड़ा हमें प्रॉपर प्रेजेंट करके लिखा हुआ लगता है, क्योंकि जिसमें कि डी बाई डी एक्स सिंपली किसके पीछे लगा है, तो फिर कॉस्ट के पीछे दिखता है इस तरह से। डीसी बाई डी एक्स भी उसका मीनिंग वही हो गया है स्टूडेंट। तो यू मे राइट इन बोथ द वेज। तो मेन बात पे आइए, तो कि मार्जिनल, वेन एवर यू हैव टू फाइंड मार्जिनल फंक्शन, यू हैव टू फाइंड इट्स डेरिवेटिव। जिसके भी लिए मार्जिनल आप फाइंड करो उसका डेरिवेटिव निकालना है। मार्जिनल कॉस्ट का डेरिवेटिव निकाल, मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन फाइंड करना है। मार्जिनल किसका निकाल रहे हैं? मतलब कॉस्ट का, तो कॉस्ट का डेरिवेटिव निकाल लो। चलिए, उसी तरह से एक और कंसेप्ट को हम कंप्लीट करते हैं कॉस्ट के अंदर ही। टेक डाउन नेक्स्ट वन, मार्जिनल एवरेज कॉस्ट। मार्जिनल एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल एवरेज कॉस्ट। अब आप सोच लो, मार्जिनल वर्ड किसके पीछे लगा है? एवरेज कॉस्ट के पीछे लगा है। देखना भाई, मार्जिनल एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल एवरेज कॉस्ट। मार्जिनल शब्द किसके पीछे लगता है? एवरेज कॉस्ट के पीछे। तो मार्जिनल शब्द जिसके पीछे लग रहा है उसका डेरिवेटिव लगाओ, डेरिवेटिव निकालो। तो क्या मार्जिनल एवरेज कॉस्ट जो आपको फंक्शन फाइंड करना है, तो डेरिवेटिव एवरेज कॉस्ट का निकाल ले, मतलब कि डी बाई डी एक्स ऑफ एवरेज कॉस्ट। देख मेरा स्टाइल लिखने का, तो इधर बाई लिख के रख, हियर टू गेट marginal average cost, marginal average cost, we find derivative of average cost function with respect to x। क्योंकि एवरेज कॉस्ट भी विद रिस्पेक्ट टू एक्स ही उसका डेरिवेटिव निकलना है, क्योंकि एवरेज कॉस्ट भी एक्स के कॉन्टेक्स्ट में ही एक्सप्रेस हुआ है। जैसे आगे खाली मार्जिनल कॉस्ट था, तो उसके अंदर भी विद रिस्पेक्ट टू एक्स इसलिए था क्योंकि वो भी एक्स के ही कॉन्टेक्स्ट में एक्सप्रेस हुआ था। एवरेज कॉस्ट इज ऑल्सो एक्सप्रेस बाय क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड, तो उसका भी डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो मार्जिनल एवरेज कॉस्ट, सबसे पहले मार्जिनल एवरेज कॉस्ट ढूंढना होगा, तो तुम्हारे पास एवरेज कॉस्ट फंक्शन होना चाहिए। और एवरेज कॉस्ट फंक्शन नहीं है, तो कॉस्ट फंक्शन की मदद से आप एवरेज कॉस्ट निकाल लेना। एवरेज कॉस्ट मिलने के बाद आपको मार्जिनल एवरेज कॉस्ट ढूंढना पड़ेगा। ये आपको ढूंढने के लिए क्वेश्चन में अपने पास इंफॉर्मेशन दी रहेगी, अकॉर्डिंगली दैट यू टू फाइंड आउट। तो जो भी इंफॉर्मेशन है उसको अपने को यूज करके आगे बढ़ना है। लेकिन अल्टीमेटली आप देख लो, मार्जिनल वर्ड पे मेरा डिस्कशन रहा है, जो उस पे आपको डेरिवेटिव लेने की जो बारी आ रही है, कहीं ना कहीं डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो रहा है। और इसी वजह से मैंने स्टार्टिंग से ये बात आपसे कंफर्म करी कि जो भी कंसेप्ट हम लोग अभी कर रहे हैं, सोच सीख रहे हैं, उसमें डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को ध्यान में लेना जरूरी है। When you know dependent and independent variable properly, you can
फाइंड आउट द डेरिवेटिव कि किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकलता है. So this is what done, marginal average cost MAC. नेक्स्ट, कॉस्ट के क्राइटेरिया के आधार पे ये 4 फंक्शन मैंने कंप्लीट करने हैं. फिफ्थ ऑनवर्ड्स, नाउ आई एम कमिंग टू द रेवेन्यू पार्ट. देखो स्टूडेंट्स, बात मैंने शुरू की कि भाई प्रोडक्शन होता है, ये प्रोडक्शन करने के लिए जो भी कॉस्ट लगता है, मैन्युफैक्चर हैज टू डिसाइड एट व्हाट कॉस्ट ही विल बी प्रोड्यूसिंग. तो प्रोडक्शन के बेसिस पे बात करेंगे तो कॉस्ट की बातें करनी पड़ेगी. और कॉस्ट के बाद, कॉस्ट लागू होने के बाद, प्रोडक्शन हो जाने के बाद, ये प्रोडक्शन जब हम मार्केट में बेचेंगे तो उस समय हमें रेवेन्यू जनरेट होगा. क्या जनरेट होगा? रेवेन्यू. कि भाई मैंने फिर ये गुड्स मैंने प्रोडक्शन किया, उसको बेचना है, सीधी सी बात है. तो ये बिजनेस चलता है कि प्रोडक्शन थोड़ी ना मैंने मेरे खाली गोडाउन में माल रखने के लिए किया है, उसको बेचने का है. तो मार्केट तक लेके जाना पड़ेगा, उसके लिए मेरे को बहुत सारे इंतजाम करने पड़ेंगे. एवरीथिंग आई विल डू टू सेल द प्रोडक्ट. तो अब आएगा प्रोडक्शन के बाद सेलिंग का रोल. सो व्हेन वी सेल द प्रोडक्ट, द वर्ड रेवेन्यू विल कम, बिकॉज जब भी हम माल बेचते तो उसमें उसके सामने पैसा लेते हैं. तो समझ लीजिए मैंने 100 रुपये में मैंने गुड्स बनाया है. एक प्रोडक्ट मेरे को कितने में पड़ रहा है, समझ लो 100 रुपये में. और मैं उसको जब हम बेच रहे हैं 150 रुपये में, तो सीधी सी बात है, मेरे को जो 150 रुपया मिलता है, क्योंकि जब मैं बेचूंगा 150 रुपया उसका प्राइस है, जो भी बायर है वो मुझे 150 रुपया सामने में देगा. तो 150 रुपया को मैं क्या मान के चलूंगा? 150 रुपया को मैं क्या मान के चलूंगा? क्योंकि रेवेन्यू, क्योंकि 100 का कॉस्ट sold at rupees 150, therefore 150 is my revenue. हाँ, एक प्रकार से सोल्ड एट 150 बोला तो ये उसका सेलिंग प्राइस हो गया. तो सेलिंग प्राइस, देखो अलग अलग शब्द का हमारे लिए इंपॉर्टेंस बढ़ जाना है. मीनिंगफुली दे आर द सेम. सेलिंग प्राइस दिस इज 150. so 150 received by seller, that is the revenue. कस्टमर आके पूछेगा भाई ये कितने में है, कितने में मेरे को ये आप बेच रहे हो, उसके लिए भी वो सेलिंग प्राइस है वर्ड. तो वो बोलेगा लेकिन मेरे के मैंने जब खरीदा तो मेरे के लिए ये हो जाएगा परचेज्ड एट. तो मैंने कितने में परचेज किया, वो डिफरेंट स्टोरी है. लेकिन ये पैसा दुकानदार को या जो है सेलर जो है उसको जब मिलता है सेल करके 150 रुपया, तो 150 रुपये को क्या मानने का है हमको? रेवेन्यू. अब आप बोलेंगे सर तो 100 का माल उसने 150 में बेचा है, 50 रुपया प्रॉफिट. क्योंकि प्रॉफिट की बात मैंने अभी नहीं की है, दिमाग में तुरंत तुमको तो प्रॉफिट आना शुरू हो जाता है. रुकिए, प्रॉफिट की मैं चर्चा भी नहीं कर रहा हूँ. आपकी बात सही है कि 50 रुपया प्रॉफिट है, लेकिन डोंट टॉक अबाउट प्रॉफिट राइट नाउ. वी आर जस्ट फोकसिंग ऑन टर्म रेवेन्यू. रेवेन्यू मतलब जिस प्राइस पे सेल हुआ है और उतना पैसा सेलर को मिला है, दैट इज द रेवेन्यू. तो रेवेन्यू के आधार पे अब हमें सोचना है, क्योंकि अब हमारे को मतलब जो है गुड्स प्रोडक्शन हो गया है और उसका हमें अभी सेलिंग करना है. तो वेरी फर्स्ट, रेवेन्यू function. Which function we are talking about? Revenue function. So therefore, we can say this is the total revenue. Total revenue function. Write down total revenue function. इसको हम कैपिटल लेटर आर से डिनोट करते हैं. तो लिखो मीनिंग और उसका फिर हम मैथमेटिकल रिलेशन भी मेंशन करेंगे. तो रेवेन्यू लिखो, रेवेन्यू is generated after selling
after selling the product या goods which is produced, ठीक है ना। प्रोडक्शन होने के बाद हम जब इसको बेचते हैं उससे जो पैसा मिलेगा, that is what the revenue is generated, or the money received on sale, simply आप ऐसा भी बोलो, money received on sale। अब मेरे को बताइए स्टूडेंट, रेवेन्यू का जो फंक्शन बनना चाहिए वो किसके ऊपर डिपेंड होना चाहिए। जैसे कि मैं रेवेन्यू फंक्शन आपके सामने रेवेन्यू की बात करूं, एक प्रोडक्ट में 150 रुपये में बेचा, तो बोलो ना, दो प्रोडक्ट कितने में बेचा होगा, 300 में। चार प्रोडक्ट बोलेगा तो 600 में। आठ प्रोडक्ट बोलेगा तो 1200 में। अरे मैं क्या कर रहा हूँ आपको ये पूछ के, तो सर आप क्वांटिटी जो है सेल की बढ़ा रहे हैं, दो प्रोडक्ट, चार प्रोडक्ट, है ना, आठ प्रोडक्ट, क्वांटिटी जो है बढ़ा रहे हो बेचने की, और उसके कारण में हम आपको जो टोटल रेवेन्यू आपको जो मिलेगा उसका भी वैल्यू चेंज हो रहा है, ये हम बता रहे हैं। मतलब टोटल रेवेन्यू चेंजेस एज क्वांटिटी व्हाट वी आर सेलिंग इज चेंजिंग। तो रेवेन्यू चेंज कभी हुआ, जब क्वांटिटी जो हमने बेचने की जो है रखी है वो हमारी चेंज होते गई। कभी मैंने दो प्रोडक्ट प्रोड्यूस बेचा है, कभी मैंने चार प्रोडक्ट बेचा है, मैंने कभी आठ प्रोडक्ट बेचा है। तो क्वांटिटी बदलने से मेरी रेवेन्यू के ऊपर असर कर रही है। तो टोटल रेवेन्यू इज अफेक्टेड बाय क्वांटिटी सोल्ड बोलने का भी। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी जो प्रोडक्शन हुआ था उसको कॉस्ट के टाइम हम लोग बोलते थे क्वांटिटी प्रोड्यूस, लेकिन सेल के टाइम बोलने का क्वांटिटी, मतलब रेवेन्यू के टाइम बोलने का क्वांटिटी सोल्ड। सो यहां पर हम लिखेंगे टोटल रेवेन्यू डिपेंड्स ऑन टोटल क्वांटिटी सोल्ड, टोटल क्वांटिटी सोल्ड। एंड देयरफॉर रेवेन्यू फंक्शन को हमें एक्सप्रेस जो करना हो तो हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे। तो क्या सीधी सी बात है, यहाँ मैंने जैसे एग्जांपल ओरली आपसे डिस्कस किया कि मुझे रेवेन्यू जनरेट हुआ जब भी मैंने, मतलब कि मेरे को रेवेन्यू मिला जब भी मैंने दो क्वांटिटी सोल्ड की है और एक क्वांटिटी का प्राइस है बेचने का, मतलब ये हो गया सेलिंग प्राइस पर यूनिट। तो मेरे को मिला रेवेन्यू 300 रुपया। तो रेवेन्यू 300 रुपया मिला, सीधी बात है। आपने कैसे ढूंढा उसको, 300 रुपया कैसे आया? एक क्वांटिटी का सेलिंग प्राइस है 150 रुपया, तो दो क्वांटिटी का सेलिंग प्राइस 300 रुपया, मतलब कस्टमर दो प्रोडक्ट खरीद के जाएगा, मेरे को 300 दे के जाएगा, 300 रुपया मेरा रेवेन्यू। उसी तरह से समझो कल को कोई कस्टमर मेरे से चार प्रोडक्ट खरीदने के लिए आ रहा है, 150 के भाव से मैं जब उसको बेचता हूँ तो मेरे को वो 600 रुपया दे के जाएगा। तो रेवेन्यू मेरे को जो अर्न हुआ, जनरेट हुआ, ये कैसे मिला? 400 रुपया, 300 रुपया कैसे मिला, 600 रुपया कैसे मिला? तो फिर रेवेन्यू ये मेरे को मिला, उसके लिए मैंने क्वांटिटी को सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई किया। सो रेवेन्यू का मुझे जो जनरेट करना हो, तो यहाँ पे मैं स्टेटमेंट लिखा हूँ, उसको मैं कंटिन्यू करता हूँ। टोटल रेवेन्यू डिपेंड ऑन टोटल क्वांटिटी सोल्ड एंड सेलिंग प्राइस पर यूनिट, and we get total revenue by multiplying both। ए
मतलब टोटल रेवेन्यू का भी मेरे को जो फॉर्मूला लिखना हो तो मैं मल्टीप्लाई करता हूँ प्राइस और क्वांटिटी सोल्ड को पी, मतलब सेलिंग प्राइस पर यूनिट, एक्स मतलब क्वांटिटी सोल्ड। ये देखना मैंने बाजू में एग्जांपल तुम्हारे सामने रखा ना, दोनों एग्जांपल में मैंने क्या किया, रेवेन्यू ढूंढना ढूंढा, उसमें मैंने क्वांटिटी और सेलिंग प्राइस को मल्टीप्लाई किया कि नहीं किया। तो रेवेन्यू इज अ प्रोडक्ट ऑफ selling price per unit and the quantity sold. Revenue is a product of selling price per unit multiply by quantity sold. ये बात हो गई। अब यही रेवेन्यू फंक्शन को मैं एक दूसरे एंगल से आपके सामने पेश करता हूं, ध्यान से समझना, शांति से मुझे जवाब देना कि हम, ये एग्जांपल की मैं बात करूं तो हम 2 यूनिट बेच पाए, फिर कभी मैंने 4 यूनिट बेचा, कभी मैं 8 यूनिट बेचूंगा, कभी एक भी नहीं बेचूंगा। अरे वो तो जैसे कोई खरीदने आएगा उसके ऊपर निर्भर रखता है ना, वो खरीदने आएगा कोई आदमी, कोई बंदा, तभी मेरा सेल होना है और तभी मुझे वो पैसे मिलेंगे, तभी मेरा रेवेन्यू जनरेट होगा। तो एक मिनट, कभी 2 यूनिट डिमांड हो रही है, कभी 4 यूनिट डिमांड हो रही है, तो एक मिनट, सेल होना, प्रोडक्ट का सेल होना, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, एक प्रकार से मार्केट के अंदर जो है डिमांड क्रिएट होने वाली जो बात मैं बता रहा हूं उसके ऊपर से नक्की हो जाएगा कि कितना क्वांटिटी हमारा बेचने को हो रहा है। तो सेलिंग इज डिपेंडिंग एंड डायरेक्टली कनेक्टेड विद द डिमांड। तो मैंने जब 2 यूनिट बेचा है तो आई कैन से देयर इज अ डिमांड ऑफ 2 यूनिट। जब मैंने 4 यूनिट बेचा है तभी मैं बोलूंगा डिमांड ऑफ 4 यूनिट। ये जब भी मैंने 8 यूनिट बेचा है तो मैं बोलूंगा देयर इज अ डिमांड ऑफ 8 यूनिट्स। तो क्वांटिटी सोल्ड के ऊपर मेरा अभी फोकस रहेगा कि जिसमें कि जब हम बेच कभी पाए हैं जब भी उतने की डिमांड हुई है, तो बेचने के साथ साथ जो क्वांटिटी डिमांड हुई है उसी को मैं बोल सकता हूं कि नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड दैट इज इक्वली क्वांटिटी डिमांडेड। तो 4 यूनिट सेल हुआ है तो मैं बोलूंगा 4 यूनिट का डिमांड हुआ है, 2 यूनिट मैंने बेचा है तो मैं बोलूंगा 2 यूनिट का डिमांड हुआ है, 8 यूनिट बेचा होगा तो मैं बोलूंगा 8 यूनिट का डिमांड हुआ है। मतलब मतलब रेवेन्यू का जो है और एक एंगल बन जाता है फॉर्मूला का कि जिसमें कि प्राइस को मैं जो है मल्टीप्लाई करता हूं डी से, एंड दैट डी इज नथिंग बट क्वांटिटी demanded, and that is the quantity demanded. I will be equally showing like this, and that is same as the quantity sold. ये बात आपको ध्यान में लेना है। तो कभी कभी उन लोगों ने क्वेश्चन में जो रेवेन्यू का फंक्शन है वो डिमांड डी से एक्सप्रेस करके दिया होता है, इसलिए कंफ्यूज होने का नहीं है। क्वांटिटी डिमांडेड वही होती है क्वांटिटी सोल्ड, इसलिए कभी कभी क्वेश्चन में फंक्शन हमको रेवेन्यू का जनरेट करके दिया होता है, उसमें एक्स यूज किया होता है, कभी डी यूज किया होता है, तो उसमें कोई अपने को चिंता की बात नहीं लेनी है। इसलिए मैंने ये पहले से आपके सामने ये कंफर्म करके रखा है कि व्हाट डू यू मीन बाय एक्सचेंजिंग, उसकी अंडरस्टैंडिंग आपको क्या लेनी है कि जो एक्स और डी के बीच में इस तरह से मैं एक्सचेंज करके फॉर्मूला लिख लेता हूं, तो कभी आर का फॉर्मूला पी इंटू एक्स बन जाएगा, कभी आर का फॉर्मूला पी इंटू डी बन जाएगा। मतलब मगर उसकी अंडरस्टैंडिंग, उसके पीछे की जो मेरी मेन अंडरस्टैंडिंग वो तो सेम है ना, खाली नोटेशन चेंज हो रहा है, खाली अल्फाबेट चेंज हो रहा है। तो खास बात मैंने वापस में बोल देता हूँ कि x को मैंने d से रिप्लेस किया, उसका कारण क्या है, x मतलब क्या है क्वांटिटी, तो कि यहाँ बोलने का क्वांटिटी सोल्ड बिकॉज वी आर टॉकिंग अंडर रेवेन्यू फंक्शन, एंड क्वांटिटी सोल्ड मतलब बेच की कभी हुई होती है जब भी उतनी मार्केट में मेरी उतने क्वांटिटी का उतने गुड्स का डिमांड हुआ होगा। सो इट इज डायरेक्टली we can say quantity demanded is equal to the quantity sold.
and therefore both these formula are equally utilized as and when the notation x हो तभी उसके हिसाब से, d हो तभी उसके हिसाब से। स्टूडेंट्स, रेवेन्यू के इस मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन से हमें आगे बढ़ना है। और उसी तरह से जैसे कॉस्ट के अंदर हमने एवरेज कॉस्ट निकाला था, उसी तरह से हम रेवेन्यू के बाद रेवेन्यू के अंदर एवरेज रेवेन्यू निकालेंगे। तो स्टूडेंट, ये दोनों जो फॉर्मूला मैंने बताया, हाँ दोनों फॉर्मूला अपने जगह पे है, लेकिन फॉर्मूला से मेन बात यहाँ इंडिकेट पहले ये होती है कि रेवेन्यू इज अ फंक्शन ऑफ एक्स। यहाँ हो जाएगा रेवेन्यू इज अ फंक्शन ऑफ डी। तो यहाँ बोलने का मतलब ये है रेवेन्यू इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, मतलब एक्स मतलब क्या है, क्वांटिटी सोल्ड। इन जनरल किसी को बोलना है कि रेवेन्यू किसका फंक्शन है, तो बोलते हैं क्वांटिटी सोल्ड का। एंड इक्वली वी कैन से हियर द क्वांटिटी डिमांडेड। और क्वांटिटी डिमांडेड और क्वांटिटी सोल्ड का मीनिंग सेम कैसे हो गया, कोई पूछे तो आप बोलेंगे सर जब भी हम क्वांटिटी बेचा होगा हमने, उतने ही हिसाब से उसकी डिमांड हुई होगी तभी तो बेचा होगा। स्टूडेंट्स, डिमांड होना in the sense when you have sold the product, automatically it is considered that your product was in demand up to that much quantity जितनी आपने बेची है। पूरे दिन का बिजनेस हुआ, देखो मैं दुकान में खड़ा हूँ, मैंने इतने सारे गुड्स को बेचा है, इतनी क्वांटिटी बेच दी, तो मुझे पता चलता है कि उतनी क्वांटिटी का डिमांड हुआ है। और नहीं जितना मैं बेच पाया वो क्वांटिटी अनसोल्ड पड़ी है मेरे दुकान में, तो मैं बोल पाऊंगा उतनी की डिमांड नहीं हुई। तो डिमांड होना वो कोई फिक्स बात नहीं है, कल को ज्यादा भी डिमांड होनी, कल को कम भी होनी है ना। और उसके आधार पे मेरी सेल होनी है गुड्स की। दैट इज द गुड्स सोल्ड, एंड वो गुड्स का सेल होगा तब जाके रेवेन्यू जनरेट होगी। सो नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट फंक्शन, दैट इज सिक्स्थ वन, एवरेज रेवेन्यू, AR। AR एवरेज रेवेन्यू, वापस वही जैसे एवरेज कॉस्ट आपने ढूंढा है उसी तरह से रेवेन्यू का भी एवरेज ढूंढना है। तो इट इज रेवेन्यू पर यूनिट, और वन कैन से प्राइस पर यूनिट। अभी ये प्राइस मतलब कौन सा प्राइस बोलने का, सेलिंग प्राइस है ना, स्पेसिफिकली बोलना हो तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट। अच्छा जी, एवरेज रेवेन्यू ढूंढने का फॉर्मूला क्या है, तो टोटल रेवेन्यू को डिवाइड कर दे भाई जितने तूने गुड्स बेचे हैं ना। समझ लीजिए ऊपर के एग्जाम्पल में मैं आता हूँ, रुको उसको डिवाइड में एक्स करने दो मुझे। तो ऊपर के एग्जाम्पल में मैं आता हूँ, ये मैंने चलो 600 रेवेन्यू कमाया, मैंने कितना अर्न किया रेवेन्यू 600, आई गॉट 600 रुपीज। तो 600 रुपीज मैंने रिसीव किया है 4 यूनिट बेच के, 4 क्वांटिटी बेच के। तो मुझे बता एवरेज रेवेन्यू कितना हो जाएगा, तो क्या टोटल रेवेन्यू कितना हुआ, तो क्या 600। एग्जाम्पल यहाँ मैं लिखता हूँ, एग्जाम्पल आर मतलब 600 टोटल रेवेन्यू है ना। और जो एक्स है क्वांटिटी सोल्ड बोलेगा तो 4। तो इस दोनों के ऊपर से मुझे एवरेज रेवेन्यू फाइंड करना है, ये फॉर्मूला यूज करके, ये देख ले। एवरेज रेवेन्यू टोटल रेवेन्यू अपॉन क्वांटिटी सोल्ड, मतलब 600 डिवाइड बाय 4, देखना बराबर एग्जांपल को। और 600 डिवाइड बाय 4 करेगा तो कितना आ जाएगा, 150 रुपीज। 150 रुपीज मेरे को आ गया एवरेज रेवेन्यू।
अच्छा अभी सोच लें बराबर, ये 150 क्या था? 150 तो मेरा सेलिंग प्राइस, 150 तो मेरा सेलिंग प्राइस था। तो मतलब क्या हो गया, 150 आंसर जो आया इट इज इक्वली सेलिंग प्राइस पर यूनिट, हुआ कि नहीं? अब मैंने ढूंढा क्या था, एवरेज रेवेन्यू, लेकिन आंसर पे से मेरे को जो कंक्लूजन मिला दैट इज आल्सो कंसीडर्ड एज सेलिंग प्राइस पर यूनिट, यस और नो? तो देयरफॉर मैंने ऊपर लिखा है इट इज रेवेन्यू पर यूनिट, मतलब ही प्राइस, मतलब की सेलिंग प्राइस पर यूनिट। अच्छा, अब ये फॉर्मूला आया कहाँ से, ऐसा मैं बोलूंगा तो एग्जांपल से तो तुम समझ ही गए, और आप बोलेंगे सर फॉर्मूला आपने ये जो लिखा ना, रेवेन्यू इज इक्वल टू, रेवेन्यू का फॉर्मूला ऊपर लिखा हमने पी इंटू एक्स, तो सीधा हिसाब होता है, सीधा हिसाब होता है, ये सेलिंग प्राइस पर यूनिट जो ढूंढना होता तुमको, तो एक्स को वहां लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसफर किया होता आपने, तो क्या बन जाता था फॉर्मूला, प्राइस पी इज इक्वल टू आर अपॉन एक्स। ये देख भाई, ये पी मतलब क्या, पी मतलब क्या, सेलिंग प्राइस पर यूनिट। ये किसमें से मैंने ये फॉर्मूला निकाला, तो रेवेन्यू के फॉर्मूले में से निकाला, खाली उसको उधर ट्रांसफर किया ना, एक्स को, एक्स लेफ्ट हैंड साइड गया, आर के नीचे डिनोमिनेटर में आ गया, पी मतलब सेलिंग प्राइस पर यूनिट, ये तक मैंने इधर भी लिखा था सेलिंग प्राइस पर यूनिट, जब भी मैंने वो एक्सप्लेन किया था तभी। तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट जिसका फॉर्मूला आर अपॉन एक्स है, और एवरेज रेवेन्यू का जिसका भी फॉर्मूला आर अपॉन एक्स है, मतलब कि सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज एवरेज रेवेन्यू। तो ये जो है एवरेज रेवेन्यू शब्द, ध्यान रखना स्टूडेंट, एवरेज रेवेन्यू का शब्द रेवेन्यू पर यूनिट का शब्द और सेलिंग प्राइस पर यूनिट का शब्द, ये तीनों चीज एक ही मीनिंग है, खाली अलग ढंग से लिखा गया हुआ है। क्या क्या बोला मैंने, एवरेज रेवेन्यू, रेवेन्यू पर यूनिट और सेलिंग प्राइस पर यूनिट, तीनों का मीनिंग सेम है। और इसी वजह से ए ये एवरेज रेवेन्यू को हम बोलेंगे सेलिंग प्राइस पर यूनिट, सेलिंग प्राइस पर यूनिट को हम नोटेशन के तौर पे लिखते हैं, सेलिंग प्राइस पर यूनिट को हम नोटेशन के तौर पे लिखते पी, हैंस एग्जाम्पल के ऊपर से और ये मेरा जितना एक्सप्लेनेशन हो उसके ऊपर से, एवरेज रेवेन्यू इज ऑल्सो पी, इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। कंक्लूजन, कंक्लूजन एग्जाम्पल के द्वारा मैंने समझाया, ध्यान देने का, कभी क्वेश्चन में इस तरह से हम लोग खाली सेलिंग प्राइस लेके बैठते हैं और एवरेज रेवेन्यू के ऊपर से हमको आगे बढ़ना रहता है, तो हम लोगों को कनेक्ट करना पड़ता है कि हाँ प्राइस दिया है मतलब वो सेलिंग प्राइस है, पर यूनिट का दिया है, और उसी लिए उसको हम बोलेंगे एवरेज रेवेन्यू। छोटी बात है लेकिन कनेक्ट कर जाती है क्वेश्चन के अंदर, जब भी उनको काम में आती है। तो एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू रेवेन्यू डिवाइडेड बाय एक्स, दैट इज क्वांटिटी सोल्ड, है ना, आर मतलब टोटल रेवेन्यू और एक्स मतलब क्वांटिटी सोल्ड, क्वांटिटी सोल्ड। अच्छा स्टूडेंट्स, जो ये फॉर्मूला में से मैं ये फॉर्मूला बना पाया हूँ, तो ये डिमांड वाले केस में जिस ढंग से फॉर्मूला लिखा हुआ है, क्या उसमें से मैं नहीं फॉर्मूला बना सकता? पी के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, इसके अंदर मैं पी के लिए फॉर्मूला बना दो, पी इधर ले रखो खाली, आर अपॉन डी हो जाएगा, ये देख उसी के जैसा मैंने फॉर्मूला बनाया सेम, ट्रांसफर करके, तो वापस वही पी तो वही है सेलिंग प्राइस पर यूनिट, लेकिन फॉर्मूला क्या बन गया, आर अपॉन डी, क्योंकि ये जो पी इज इक्वल टू आर अपॉन डी फॉर्मूला बना वो ये फॉर्मूले से बना रेवेन्यू के, क्योंकि रेवेन्यू के दो फॉर्मूले बोलने के लिए, एक एक्स के कॉन्टेक्स्ट में और डी के कॉन्टेक्स्ट में, एक्सप्लेन किया ना हमने अभी। तो जब पहला वाला फॉर्मूला है उस पे से हम लोग ये जो फॉर्मूला बनाएंगे प्राइस पर यूनिट का, सेलिंग प्राइस पर यूनिट का, तो उसके एक्स को यूज करके बनाया, और ये फॉर्मूला से बनेगा जब उसके अंदर डी को यूज करके बना। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा ये दोनों फॉर्मूला, तो मैं नीचे वापस आ रहा हूँ फॉर्मूला पे, ऑन एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू रेवेन्यू डिवाइडेड बाय डी, दैट इज रेवेन्यू टोटल, आर मतलब टोटल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू
और जो डी है वो है क्वांटिटी डिमांडेड, दैट इज क्वांटिटी डिमांडेड। स्टूडेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें ये चल रही है फॉर्मूला के रिलेटेड, कंसेप्ट के रिलेटेड, और आप बहुत ही प्रैक्टिकली सोचने के हिसाब से जो समझेंगे तो बहुत ही आसानी से आप इसको ध्यान में ले सकते हैं। एग्जाम्पल मैंने सामने रखा, उस पे से मैंने ये एवरेज रेवेन्यू को एक्सप्लेन किया। एवरेज रेवेन्यू का मतलब ये होता है सेलिंग प्राइस पर यूनिट, और यू कैन से रेवेन्यू पर यूनिट। ये सब शब्द है ना, ये क्वेश्चन में कभी कभी घुमा फिरा के हम लोग बोल सकते हैं, मगर अपने को ध्यान रखने का कि इसका मीनिंग क्या लेने का है, दैट वी नो। मीनिंग सेम होता है, खाली अलग अलग शब्द का उपयोग करके अपने को कंफ्यूज, तो अपने को पहले से मालूम होता है तो अपन कंफ्यूज होने वाले नहीं है। और इसीलिए ये इंपॉर्टेंट मेरा कंक्लूजन आया, एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस पर यूनिट। इसके हिसाब से नोट भी मांगते तो एक लिख दे भाई, नोट, एवरेज रेवेन्यू is also called as selling price per unit और रेवेन्यू पर यूनिट। सब ध्यान रखने वाली बातें हैं, इंपॉर्टेंट बातें हैं, प्रॉपरली लिख के लेने का है। जितने अभी पॉइंट हमारा डिस्कशन साथ में नोट डाउन करते लेने का है, बिकॉज ऑल दिस थिंग्स आई एम ऑल्सो एक्सप्लेनिंग इन विथ द नोट्स व्हाट आई एम प्रोवाइडिंग टू यू। ये सब आपके पास अवेलेबल होना चाहिए, so that you can refer it properly, and as well as you need to note down each and every detail in your formula book। ये भूलना नहीं है, इसलिए पहला हमारा ये जो काम हो रहा है, रेगुलर वर्क हो रहा है जो, उसको आप प्रॉपरली नहीं रखेंगे तो आपके उसके फॉर्मूला बुक में भी लिखने के लिए आपको होएगा नहीं। तो ये बराबर रहेगा आपका काम, तो आप फॉर्मूला बुक में भी प्रॉपरली इसको लिख सकते हो। मेन कंटेंट रॉ मटेरियल आपके पास बराबर नहीं होगा तो फिनिश गुड कैसे बराबर बनेगा? वो भी फॉल्टी बनेगा, डिफेक्टिव बनेगा, जो रॉ मटेरियल अच्छा नहीं है। तो रॉ मटेरियल अच्छा है, फिनिश गुड्स भी अच्छा बनना है। ध्यान आपका ये होना है कि प्रोसेस अच्छी होनी चाहिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितने अच्छे से उसको करके लेते हो कन्वर्ट फॉर्मूला बुक में। फाइन, सो विद दिस एवरेज रेवेन्यू वी हैव कंप्लीटेड। नेक्स्ट पॉइंट 7, उसी तरह से हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अच्छा, एवरेज रेवेन्यू का और एक मैं ऐसा खाली बोलने के लिए एक छोटी बात है, नहीं तो नहीं है, वही कंक्लूजन पे हम आएंगे, मगर हम एक चीज ऐसा प्रूव करके बता सकते हैं कि जैसे कि एवरेज रेवेन्यू का जो फॉर्मूला हमने लागू किया, कोई भी एक फॉर्मूला उठा के ले लो, एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू रेवेन्यू अपॉन डी। अब समझ लो रेवेन्यू का फॉर्मूला अपन ने ऊपर लिखा है, रेवेन्यू का फॉर्मूला ये लिखा है पी इंटू डी, चलो उसकी जगह पे सब्सटीट्यूट करो, एवरेज रेवेन्यू, रेवेन्यू की जगह पे पी इंटू डी सब्सटीट्यूट किया अपॉन डी, तो डी डी कैंसिल हो गया, तो क्या मिला, एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू पी। आ गया ना कंक्लूजन? ये तो मैंने कंक्लूजन यहाँ लिखवाया था, तुम्हें देख लो भाई, किसी को और सेटिस्फाइड होना है तो इस ढंग से मैं आपको प्रूव करके बता सकता हूँ। क्या किया मैंने, एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू आर अपॉन डी, मेरा एवरेज रेवेन्यू का फॉर्मूला मैंने लिया, रेवेन्यू के जगह पे रेवेन्यू का फॉर्मूला सब्सटीट्यूट किया, क्या है रेवेन्यू का फॉर्मूला पी इंटू डी, सब्सटीट्यूट कर दिया, लिखना है तो लिखो, सिंस आर इज इक्वल टू पी इंटू डी, ये हमने सब्सटीट्यूट किया, उसको सब्सटीट्यूट करने के बाद डी डी कैंसिल हो गया, तो बचा क्या खाली पी, दैट इज व्हाट द प्राइस पर यूनिट, सेलिंग प्राइस पर यूनिट। डोंट just tell price per unit, try to say whole things, दैट से कि मैंने प्राइस बोलना, तो प्राइस दो प्रकार से हो जाती है, कॉस्ट प्राइस हो जाती है और एक सेलिंग प्राइस हो जाती है। अब हम रेवेन्यू की चर्चा में है तो रेवेन्यू के लिए सेलिंग प्राइस बोलना ये बहुत जरूरी है, क्योंकि कॉस्ट की बात होती है तभी कॉस्ट प्राइस, हम कॉस्ट का हिसाब देखते हैं, इसलिए गड़बड़ नहीं हो जाए, प्राइस प्राइस होती है, बट कौन से एंगल से हम उसको ट्रीट कर रहे हैं उसके लिए हमें उसका वर्डिंग्स बोलनी बहुत जरूरी है। जैसे कोई रेवेन्यू की बात चल रही है तो हमको सेलिंग प्राइस बोलनी चाहिए, so this is the price P, that is what your selling price per unit, you are getting the same conclusion even by this way,
इफ यू वांट टू कंसीडर, ये भी लिख के रखो। छोटी छोटी बातें लेकिन कनेक्टेड है, अभी आपको सबको पता है। तो दिस वे ऑल्सो वी कैन जस्टिफाई दिस। नाउ जैसे कॉस्ट के अंदर भी मार्जिनल कॉस्ट की बात की हमने, वैसे हम लोग अभी आ रहे हैं नेक्स्ट नंबर दे दीजिए 7, दैट इज मार्जिनल रेवेन्यू। नाउ दिस मार्जिनल रेवेन्यू, अगेन द वर्ड मार्जिनल। तो मैंने डिस्कशन काफी भरपूर कर लिया उसी में ही कि whenever you come across marginal term you need to find its derivative. Now at present marginal word is attached with revenue, so need to find revenue का derivative. So marginal, again the explanation for marginal, it is an additional revenue मुझे जो जनरेट होगा वो मेरी marginal revenue है। तो एडिशनल रेवेन्यू मुझे मार्जिनल रेवेन्यू जो फाइंड करना, मैथमेटिकली वी कैन से डी बाय dx of r, or one can say marginal revenue in context when there is a revenue function given in terms of demand function, so d by dd of revenue function। मतलब दोनों की मैंने अलग लिखा, ये मैंने कभी लिखना है जब भी रेवेन्यू फंक्शन आपको जो एक्सप्रेस करके दिया है वो p इंटू एक्स के हिसाब से एक्सप्रेस करके दिया है ना, p इंटू एक्स हमने पहला फॉर्मूला लिखा है। और जब इस केस में बात चलती है तो इस केस में अपने को जो रेवेन्यू फंक्शन दिया होगा वो p इंटू डी के हिसाब से दिया होगा। मतलब हियर रेवेन्यू फंक्शन इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड। हियर रेवेन्यू फंक्शन इज एक्सप्रेस्ड एज अ क्वांटिटी सोल्ड एक्स। समझ में आ रहा है ना? तो चीज सब की सब रिपीट होगी आपके सामने, देख लो नजर, आप मैंने सेम सब रिपीट, ये ऑलरेडी आपने देख लिया। और उसके आधार पे वो मार्जिनल रेवेन्यू का फंक्शन का डेरिवेटिव निकालने का जो बारी आया है उसको मैंने एक्सप्लेन दोनों तरीके से किया। इफ योर रेवेन्यू फंक्शन इज expressed in terms of x, that is quantity sold, then डेरिवेटिव का स्टेटमेंट आपका बनेगा d by dx of r। if the revenue function is expressed in terms of d, that is quantity demanded, then your marginal revenue का जो फंक्शन का जो डेरिवेटिव निकालना है उसमें हमको रिस्पेक्ट टू डी निकालना है ना। ये डी बाई डी डी बोला मतलब विथ रिस्पेक्ट टू डी क्वांटिटी डिमांडेड, और यहाँ बोलेगा तो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि नीचे डी एक्स है यहाँ नीचे डी डी है। पैरामीटर समझने आना चाहिए स्टूडेंट्स, डेरिवेटिव का चैप्टर हमने किया है तो ये सब बातें अभी नोटेशन बदलने पे कोई नई नहीं हो जाती, वही चीज है, लेकिन हम खाली नोटेशन बदल के बात करते हैं। हमने पूरे डेरिवेटिव के चैप्टर में y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x निकालते गए हैं। कभी हमने अलग नोटेशन इस्तेमाल करके कभी सोचा नहीं होता, इसलिए अपने को नया लगता है। डी बाई डी डी, जहाँ विद रिस्पेक्ट टू डी है तो डी बाई डी डी आएगा। विद रिस्पेक्ट टू एक्स से तो आप रूबरू हो ही, और मेजोरिटीली आपने विद रिस्पेक्ट टू एक्स से ही आपने काम किया हुआ है, सो माइंड में वो रिस्पेक्ट टू एक्स बैठ जाता है। But don't think only that the derivative is find always in with respect to x. It is not like that. जिसके भी context में derivative is always to be find with respect to independent variable. Now independent variable कुछ भी हो सकता है, x हो सकता है, यहाँ पे डी डी लिखा है तो डी नीचे डी है, जो डिमांड फंक्शन है वो हमारा जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो रहा है। समझ में आ रहा है ना? ये सब कंसेप्ट की बातें इसमें जुड़ी हुई है, लेकिन मेरे को वापस से वो बातें को नए से नहीं करनी है। जस्ट आई एम गिविंग अ रेफरेंस टू इट बिकॉज दोस दोस थियोरेटिकल कॉन्टेक्स्ट आपके दिमाग में ऑलरेडी डेरिवेटिव के टाइम आ चुका है। नॉट ओनली इन 12th आई हैव रिपीटेड द पार्ट, बट दिस इज गोइंग ऑन फ्रॉम 11th स्टैंडर्ड ऑनवर्ड, क्योंकि आपने वो डेरिवेटिव कंसेप्ट को जब समझा उस समय से ये सब बातें मैंने आपसे डिटेल में करी है। इवन दो 12th में गैप होने से मैंने वापस से वो रिपीट भी किया है, सो दैट यू कैन अगेन रिकलेक्ट ऑल दोज थिंग्स, एंड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो स्टूडेंट्स, रेवेन्यू के फंक्शन के साथ मैं कुछ बातें साथ में
और जोड़ना चाहता हूं। नेक्स्ट नंबर 8, दैट इज डिमांड फंक्शन which we denote by D। और ये तो बहुत ही आपके लिए पॉपुलर बात है, डिमांड फंक्शन इकोनॉमिक्स में भी आपने सीखा है। डिमांड के लिए आपने शेड्यूल बनाया है, डिमांड कर्व बनाया है। डिमांड इज एक्चुअली डिपेंडेंट वेरिएबल which depends on प्राइस। अच्छा, डिमांड ऐसे तो बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक कंडीशन, मार्केट सिचुएशन, फैशन, etc. There are many such things. In demand depends on those factors, but the major factor is price. Major factor is price, on which demand is largely depending on. So भाई साहब, demand, we generally say demand is a function of price. Demand is a function of price. Therefore we can say demand is equal to f of p। ये प्राइस का पी स्मॉल करने का ध्यान रखो, ये आगे भी मेरे को बोलने का था। प्राइस के लिए जब भी पी लिखेंगे, दैट इज टू बी स्मॉल लेटर पी। फिर कैपिटल पी कर देने पे क्या हो जाना है, तो फिर कैपिटल पी जो है वो एक्चुअली प्रॉफिट के लिए इस्तेमाल होना है। ठीक है, इसलिए हम लोगों को मालूम पड़ना चाहिए कि नोटेशन का मीनिंग हमको किस तरह से लेने के लिए क्या उसका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। स्मॉल पी प्राइस, कैपिटल पी प्रॉफिट। आगे चलेंगे हम, जब प्रॉफिट का फंक्शनलिटी आएगा तो उस पर हम चर्चा करेंगे, है ना, बात आएगी। तो ये है जो डिमांड फंक्शन है। देयरफॉर हम इसको प्रॉपरली लिखना चाहेंगे, डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस, डी इज अ फंक्शन। अच्छा, और एक हिसाब ये भी है कि हम डी को फंक्शन ऑफ एक्स भी बोल के चलते हैं। जैसे कि एक्स को हमने बोल दिया क्वांटिटी डिमांडेड, ये भी हम कभी एक्स के टर्म में भी डिमांड के फंक्शन को एक्सप्रेस करते हैं। तो ये ध्यान रखना, डिमांड फंक्शन कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ पी और इन टर्म्स ऑफ एक्स। चलिए, ये हो गया डिमांड फंक्शन। अब है जो डिमांड के ऊपर से हमको मार्जिनल डिमांड भी फाइंड करना है, एमडी। तो मार्जिनल, अगेन द मार्जिनल शब्द का मुझे वापस से बात नहीं करना है। किसके लिए मेरे को मार्जिनल फाइंड करना है? डिमांड। जिसके लिए मेरे को मार्जिनल ढूंढना है उसका डेरिवेटिव ले, डिमांड का मार्जिनल ढूंढना है, डिमांड का डेरिवेटिव ले। सो मार्जिनल डिमांड फंक्शन इज इक्वल टू डी बाय। अच्छा, अच्छा, अभी डिमांड फंक्शन किससे एक्सप्रेस हुआ है? प्राइस में एक्सप्रेस हुआ है। प्राइस इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, डिमांड डिपेंडेंट वेरिएबल है। डिमांड प्राइस पे डिपेंड कर रहा है, तो डेरिवेटिव भी किसके रिस्पेक्ट में निकलेगा? विद रिस्पेक्ट टू पी। तो डी बाई डी पी, क्या लिखेंगे? डी बाई डी पी ऑफ डिमांड फंक्शन। मैं लिखता हूँ यहाँ पे, हियर डिफरेंशिएटिंग डी विथ रिस्पेक्ट टू पी, विथ रिस्पेक्ट टू पी। तो ये हो गया डी बाई डी टी। और ये है मार्जिनल डिमांड। टू गेट मार्जिनल डिमांड, डिफरेंशिएट डी विथ रिस्पेक्ट टू पी। चलिए, उसी तरह से मैं आता हूं सप्लाई फंक्शन पे। दैट इज ऑल्सो एवरीबडी नोज व्हाट इज द सप्लाई। इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा है, बट बिफोर दैट यहाँ पे सप्लाई के हिसाब से हम बातें करेंगे। अगेन यू हैव ड्रॉन द सप्लाई शेड्यूल एंड द कर्व। इन दैट यू हैव यूज्ड two variables, that is quantity supplied and the price। मतलब कि सप्लाई का भी हम रिलेशन किससे जोड़ रहे हैं? प्राइस। तो सप्लाई भी जो है लिखेंगे यहाँ पे, सप्लाई इज ए फंक्शन ऑफ प्राइस। ओके, सप्लाई इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस एंड देयरफॉर सप्लाई फंक्शन को हम लिखते हैं फंक्शन ऑफ पी। and therefore when we have to apply supply function
प्राइस के कॉन्टेक्स्ट में लिखा हुआ होता है। और इसी वजह से मैं नेक्स्ट जो आता हूँ मार्जिनल सप्लाई के ऊपर, मार्जिनल सप्लाई, तो मार्जिनल सप्लाई एम एस, हाँ सप्लाई के लिए एस नोटेशन लिखने का है, और मार्जिनल सप्लाई मतलब एम एस, एम एस धोनी नहीं बोलना भाई, मार्जिनल सप्लाई बोलना। मार्जिनल सप्लाई का फॉर्मूला, मार्जिनल वर्ड है किसके पीछे है, सप्लाई के पीछे है, तो सप्लाई का डेरिवेटिव ले ले। सप्लाई किससे एक्सप्रेस हुआ है, प्राइस से, प्राइस इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो उसके रिस्पेक्ट पे डेरिवेटिव निकलेगा, तो मार्जिनल सप्लाई इज डी बाई डी पी ऑफ सप्लाई फंक्शन, सप्लाई का डेरिवेटिव लेना है विथ रिस्पेक्ट टू पी, बिकॉज सप्लाई इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ पी। यहाँ पे लिखेंगे यार, we differentiated supply with respect to P, with respect to P, because demand and supply both are expressed in terms of P, तो डेरिवेटिव भी उसके ही रिस्पेक्ट में निकलेगा। That is supply function and marginal supply function we have finished, and now lastly we are coming to the profit function, that is we call it as total profit फंक्शन। देखो भाई, इसको हम कैपिटल पी से डिनोट करते हैं, लेकिन कैपिटल पी और स्मॉल पी में लोग गड़बड़ करते हैं ना, इसीलिए हम इसको पाई से भी डिनोट करते हैं। पाई नोटेशन भले उस हिसाब से हम ज्योमेट्री में यूज किए हुए देखे हुए हमने ट्रिग्नोमेट्री में, लेकिन फिलहाल ये पाई का इस्तेमाल हम किसके लिए कर रहे हैं, टोटल प्रॉफिट के लिए। फिर वो कॉन्टेक्स्ट से नहीं सोचने का कि सर वो तो पाई हम लोग ज्योमेट्री में यूज करते थे, उसका मीनिंग वो उसका मीनिंग वो उधर होता है ज्योमेट्री में। अभी फिलहाल इसको उन्होंने इसमें यूज करके क्या बोलने की कोशिश करी है, प्रॉफिट। पाई को यहाँ इस्तेमाल करने के पीछे का क्या कारण है, क्योंकि प्रॉफिट से, प्रॉफिट को डिनोट करने के लिए उन लोगों ने पाई का इस्तेमाल। तो व्हाट इज दैट पाई, प्रॉफिट का मतलब सबको मालूम है, प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू। रेवेन्यू का मतलब हम लोग टोटल सेलिंग प्राइस बोलते हैं, जैसे मैंने बोला ना रेवेन्यू के डेफिनेशन में, मैंने जितना जितने प्राइस पे बेचा है वो पैसा मुझे मिला, मतलब मेरा वो रेवेन्यू 150 में मैंने बेचा था, तो 150 रुपया मुझे मिला, वो मेरा टोटल सेलिंग प्राइस तो हुआ, साथ में मेरा टोटल रेवेन्यू है, तो टोटल रेवेन्यू। तो नॉर्मली प्रॉफिट का आपने स्कूल लेवल में फॉर्मूला देखा है, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, दैट इज माइनस करेंगे टोटल कॉस्ट। मतलब यहाँ पे हम नोटेशन से बातें करें, पाई, हम लोग पाई लिखने का मैं फेवर में रहूंगा, पी को, ठीक है अभी। तो पाई इज अ प्रॉफिट, फॉर्मूला क्या बन जाएगा, टोटल रेवेन्यू का आर माइनस टोटल कॉस्ट का सी, दिस बिकम्स योर प्रॉफिट फंक्शन। जब कब भी आपको प्रॉफिट फंक्शन ढूंढना है, रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट के दोनों के फंक्शन को माइनस करके ले लो, you will be getting a function that will be a profit function, total profit function। स्टूडेंट्स, कुछ बातें और भी इसके अंदर कंटिन्यूएशन में है, आई एम नॉट इन हरी टू फिनिश इट इन वन सेशन, रेस्ट ऑफ अदर मतलब जो फंक्शंस बचते हैं आगे अपने को पढ़ना, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कंजम्पशन फंक्शन, ये सब को हमें आगे के नेक्स्ट लेक्चर में मैंने को लेना है, बिकॉज दैट इज ऑल्सो लिटिल बिट टाइम कंज्यूमिंग और बहुत ही इम्पोर्टेंट है डिस्कशन। तो आई एम नॉट गोइंग टू टेक इन दिस वन लेक्चर। यहाँ तक जो हमने डिस्कशन रखा है, प्लीज इसको रिपीट करना, दोबारा चाहिए तो एक बार ये पूरी थियरी लिख लेना। कोई भी पॉइंट पे कुछ डाउट है तो हम नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे, बट इम्पोर्टेंटली before going to the concept of application of derivative as a minima maxima, और we can say इसके पहले हमने लिखा है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, उसको करने से पहले ये सब हमें बेसिक गाइडलाइन, जो बेसिक नॉलेज है फंक्शन के बारे में, वो होना चाहिए, क्योंकि वो कंसेप्ट में इन लोगों ने इस सब अलग अलग फंक्शन का
यूज किया है, यूज करके उस आपको पूछा है, तो आपको ये नहीं पता चलेगा तो आपको वो क्वेश्चन या कंसेप्ट को करने के लिए नहीं होगा। जैसे मैंने बोल दिया कि आपको टेंजेंट नहीं पता है, तो आप उसके लिए फिर क्या बात आगे करेंगे? टेंजेंट ही नहीं पता, नॉर्मली नहीं पता ये क्या है सब। पहले वो आपको आपके दिमाग में उसका बेसिक स्ट्रक्चर होना जरूरी हो था। उसी तरह से ये भी मेरा जो थियरी आज चला है, ये भी आपके सामने एक स्ट्रक्चर रेडी किया है मैंने स्टैंडर्ड फंक्शंस का। जब कभी आप फंक्शंस आपके दिमाग में है तो आप कोई भी कंसेप्ट के लिए हम बातें करेंगे तो आपको उसके कंसेप्ट को ध्यान में लेना है। ये फंक्शन आपको पहले से पता होगा तो यू कैन गो फ्लुएंटली। So with that, today's session I'm concluding. Have proper revision of all these things what we have done. Thank you, friends.